हेलो स्टूडेंट, मैं मधुसूदन शर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज जो हम 10th क्लास की मैथ सोल्व करेंगे और इसमें जो हम प्रश्नावली 15 की यहाँ चर्चा करेंगे। प्रश्नावली जो 15 है वो है व्रत और इसका क्षेत्रफल, इसकी परिधि के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे, इसके क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है ना। तो पहले मैं आपको प्रश्नावली 15 जो है उसके बारे में थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। ठीक है, ये जो आपके पेपर में जो है इसका 3 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, एक जो है वो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, यानी कि 4 नंबर की जो प्रश्नावली आपके वो यहाँ 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो इस प्रश्नावली से पूछे जाते हैं। 15वीं और 16वीं जो प्रश्नावली है वो आपके 10 नंबर की आती है, जिसमें 4 नंबर की 15वीं प्रश्नावली और 6 नंबर की जो है वो आपके 16वीं प्रश्नावली है। ठीक है, तो 4 नंबर की जो ये प्रश्नावली 15 है उसको आज हम यहाँ क्लियर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली 15 का सबसे पहले मैं बेसिक आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या है, कौन से फॉर्मूले हमें यूज लेने हैं, किन फॉर्मूला के द्वारा इस प्रश्नावली को सोल्व किया जाएगा। तो आपको जो ये सूत्र वैसे चैप्टर के पीछे भी दे रखे हैं, लेकिन आपको रटने नहीं है सूत्र, मैं समझा रहा हूँ सारे सूत्र कैसे बने हैं और कैसे इस प्रश्नावली को हमें सोल्व करना है। इसमें जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे व्रत की परिधि। ठीक है, व्रत की परिधि और क्षेत्रफल। ठीक है, और क्षेत्रफल की हम यहाँ चर्चा करेंगे। व्रत की परिधि क्या होती है और क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे, इसमें 2 तरह से हमें क्वेश्चन देगा वो, एक तो व्रत की परिधि, एक तो व्रत जो है वो पूरा व्रत देगा और एक देगा आपको अर्धव्रत। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्रत की। तो व्रत की मैं परिभाषा अगर बोलना चाहूँ तो शायद आपको भी याद नहीं होगी। ठीक है, अधिकतर ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्हों को नहीं है अभी, तो आप लिख सकते हो, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है ना, व्रत की परिभाषा मैं बोल रहा हूँ, आप लिख सकते हो, मैं बता देता हूँ। चलो, व्रत, ठीक है, व्रत की परिभाषा में यहाँ से पहले आपको बता देता हूँ। जब कोई चल बिंदु किसी निश्चित बिंदु के परितः निश्चित तो ये दूरी पर है। ठीक है ना, निश्चित दूरी पर, परितः निश्चित दूरी पर गति करता है तो उससे बनने वाला बिंदु पथ, जब कोई चल बिंदु किसी निश्चित बिंदु के परितः निश्चित दूरी पर गति करता है तो उससे बनने वाला बिंदु पथ व्रत कहलाता है। क्या कहलाता है? व्रत कहलाता है। क्या कहलाता है? व्रत कहलाता है। समझना इस परिभाषा को। जब कोई चल बिंदु, कोई बिंदु है जो चल रहा है, यानी कि स्थिर नहीं है, ये चल रहा है। अब चल कैसे रहा है तो देखना, जब कोई चल बिंदु किसी निश्चित बिंदु के परितः, एक बिंदु और है जो कि निश्चित है। जब कोई चल बिंदु, चलने वाला बिंदु ये है और निश्चित बिंदु ये है। जब कोई चल बिंदु किसी निश्चित बिंदु के परितः, परितः का मतलब होता है चारों तरफ। ठीक है, परितः का मतलब क्या होता है? चारों तरफ। जब कोई चल बिंदु किसी निश्चित बिंदु के परितः निश्चित दूरी पर गति करता है, क्या करता है? निश्चित दूरी पर गति करता है। ये बिंदु यहाँ से चला, यहाँ आया, फिर ऐसे करते 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 ये बिंदु कहाँ तक आ गया? वापस यहाँ तक आ गया, क्योंकि परितः का नाम लिया, यानी कि चारों तरफ। जब कोई चल बिंदु किसी निश्चित बिंदु के परितः निश्चित दूरी पर गति करता है, यानी कि जितनी दूरी इसकी यहाँ होगी उतनी ही दूरी यहाँ होगी। ये बिंदु जब यहाँ आ जाएगा तो भी उतनी ही दूरी होगी, और जब ये यहाँ आ जाएगा तो भी इसकी दूरी इतनी ही होगी। तो जब कोई चल बिंदु किसी निश्चित बिंदु के परितः निश्चित दूरी पर गति करता है तो उससे बनने वाला बिंदु पथ, जो इस बिंदु से जब ये चला, जब इसका जो रास्ता बना है चलने का, वो क्या कहलाएगा? हमारा व्रत कहलाएगा। तो ये जो चलने से जो रास्ता बना है वो क्या कहलाएगा? व्रत कहलाएगा, यानी कि सर्किल कहलाएगा। ठीक है, परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। जब कोई चल बिंदु किसी निश्चित बिंदु के परितः निश्चित दूरी पर गति करता है तो उससे बनने वाला बिंदु पथ क्या कहलाता है? व्रत कहलाता है। ठीक है, हाँ, तो ये परिभाषा बहुत से बच्चों को याद नहीं रहती है अक्सर। ठीक है, आप यहाँ से नोट कर सकते हो इस परिभाषा को। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। हाँ, तो मैं इसको साफ कर देता हूँ। ठीक है, अब हम फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं हम कौन कौन से फॉर्मूले जो है यहाँ आपके काम आने वाले हैं। उन फॉर्मूले की जो है हम यहाँ चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो
हाँ, हम बात कर लेते हैं। हाँ, सबसे पहले जो इसमें पूछा जाएगा वृत्त के बारे में पूछा जाएगा आपसे, तो वृत्त की परिधि, ठीक है, ठीक है। एक तो पूछा जाएगा वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो मैं एक तरफ तो वृत्त लिख लेता हूँ, दो पूछे जाएंगे यहाँ, एक तो अर्धवृत्त और एक पूर्ण वृत्त, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, इसमें जो पॉइंट पूछा जाएगा एक तो वृत्त, सबसे पहले वृत्त। अब वृत्त की क्या होगी, एक तो परिधि होगी, तो वृत्त की परिधि होती है 2πr। ये आप 8th में भी पढ़ चुके हो, 9th में भी पढ़ चुके हो, ठीक है। वृत्त की परिधि 2πr, और एक पूछा जाएगा आपसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। पाई की वैल्यू जो है आपको पता ही होगी 22/7। सेकंड जो वैल्यू है वो होती है 3.14, ठीक है। इसको पॉइंट के बाद एक एक संख्या बोली जाती है, 3.14 होगी इसकी, ठीक है ना, 3.14, ठीक है। इस तरह से पॉइंट के बाद एक एक अंक बोले जाते हैं। क्षेत्रफल हमने यहाँ पढ़ लिया है, परिधि इसकी पढ़ ली है। इसके बाद में जो वृत्त का अगर क्वेश्चन आएगा तो यही होगा। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, सेकंड जो पॉइंट आएगा वो आएगा अर्धवृत्त। क्या, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का मतलब आप समझ गए होंगे, आधा वृत्त। ये पूर्ण वृत्त था जो कि इस तरह होगा, इसका एक केंद्र होगा, ठीक है। अर्धवृत्त की हम बात करें तो वो इस तरह से होगा, ठीक है, इसका केंद्र यहाँ होगा, ठीक है। ये हो गया आपका अर्धवृत्त, ठीक है। क्या है ये, अर्धवृत्त। हाँ, अर्धवृत्त की हम बात करें तो क्षेत्रफल भी आधे आधे हो जाएंगे। परिधि 2πr होती है, ठीक है, तो इसकी परिधि क्या हो जाएगी, पूरे वृत्त की क्या होती है 2πr, तो आधे वृत्त की बटे में 2 लगाएंगे, ठीक है, आधा हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, πr, ठीक है। ये हो गया। क्षेत्रफल की अब हम बात करें, ठीक है, क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², बटे में क्या लगा देंगे 2। ये हो गया आपके अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब हम बात कर लेते हैं, अर्धवृत्त की परिधि हमने पढ़ ली है, क्षेत्रफल हमने पढ़ लिया है। एक बार हम परिधि पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। भाई वृत्त की जो परिधि है वो तो होती है ये वाली, ठीक है ना, लेकिन अर्धवृत्त की अगर हम बात करें, ध्यान से समझना, अर्धवृत्त की अगर हम बात करें तो अर्धवृत्त की जो परिधि होगी, एक बार थोड़ा डिस्कस करना है इसमें। ये जो फॉर्मूला है किस तरह से बनेगा, इसमें थोड़ा सा और ऐड होगा। वो क्या है, ये तो अभी हमने नॉर्मल बनाया यानी कि आधा करके। अब क्या ये सही है, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, तो ध्यान से समझना है इस पॉइंट को, ठीक है। देखना, अर्धवृत्त की जो परिधि होगी, पूरा वृत्त जो होता है वो परिधि निकलती है इसकी, ठीक है, किस सूत्र से, इससे। लेकिन अगर मैं इसका आधा कर दूं तो केवल हमें जो हिस्सा प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा केवल और केवल इतना, यानी कि इतना हिस्सा प्राप्त हुआ है, इस सूत्र से केवल इतना प्राप्त होगा, इस वाले से। लेकिन अर्धवृत्त जब हम बनाते हैं तो वो बनता है इस तरह से, यानी कि अभी तक हमने इस सूत्र में ये वाला जो हिस्सा है वो अभी हमने इसमें ऐड नहीं किया है। तो इस सूत्र को ये जो हमारे पास में, इसको ऐड करने के लिए क्या होगा, ये क्या है, देखा जाए तो यहाँ आपका केंद्र है, मैंने बताया था यहाँ केंद्र होता है, ये क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। और ये पूरा क्या होता है, व्यास होता है। आपको पता होगा वृत्त में जो केंद्र से होकर गुजरती है वो क्या कहलाती है, जो कि वृत्त की परिधि को 2 जगह स्पर्श करे वो क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है, ठीक है ना। त्रिज्या की क्या होती है, दुगनी होती है। तो इसमें हमें जो प्लस करना है वो हमें क्या प्लस करना है, या तो आप व्यास प्लस कर सकते हो या फिर 2 × r इसमें कर सकते हो, त्रिज्या का दुगना, ठीक है। तो पूरा जो सूत्र बनेगा परिधि का वो इस तरह से बना है। आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मैं इस सूत्र से करूँगा तो केवल हमारे पास में ये वाला भाग नहीं आएगा, केवल यही आया है, जबकि अर्धवृत्त की जो परिधि होती है वो ये होती है, ठीक है। तो इसको ऐड करने के लिए हम क्या ऐड करेंगे, इसमें त्रिज्या का दुगना करके इसमें ऐड कर देंगे। तो अर्धवृत्त की जो परिधि बनेगी वो किस तरह बनेगी, इस तरह से यहाँ बन गई। तो इस परिधि का जो ओरिजिनल जो सूत्र होगा अर्धवृत्त की वो कौन सी होगी, ये वाली, ठीक है। समझ गए होंगे। क्षेत्रफल आधा कर लिया, परिधि में कुछ नहीं जोड़ना, बस 2r जोड़ना है, ठीक है। 2 चीज़ें तो ये हमने पढ़ ली, एक वृत्त और एक अर्धवृत्त के बारे में। अब हम बात करेंगे, इसमें जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा, एक होगा, अब हम वृत्त बनाते, एक बार ये वृत्त हमने बना लिया, इसमें जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे सबसे पहले चाप की। परिधि का कोई भी टुकड़ा, क्या, परिधि का कोई भी टुकड़ा क्या कहलाता है, चाप कहलाता है, ठीक है। कोई भी टुकड़ा हम ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक भी हो सकता है वो, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा। अब हमें जो कई बार जो है हमें क्या करना पड़ेगा, चाप की लंबाई हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, हमें चाप की लंबाई निकालनी पड़ेगी। तो चाप की लंबाई के लिए जो हमें फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, वो हम काम में लेंगे यहाँ। देखना,
देखो चाप की लंबाई हमें निकालनी है, कैसे निकालेंगे चाप की लंबाई? सेकंड आती है हमारे पास में चाप की लंबाई का। कई बार हमें सूत्र जो है चाप की लंबाई को हम एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। किससे हम इसको डिनोट करेंगे? एल से हम इसे डिनोट करेंगे, ठीक है। और चाप की लंबाई के लिए जो हमें सूत्र जो काम में लेंगे हम, वो होगा, सूत्र होता है कुछ इस तरह से 2 पाई r थीटा बटा 360। ये जो बुक में आपके फॉर्मूला दे रखा है वो ये है। इसको हम काट के ये भी कर सकते हैं, 2 से ये कट जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपकी पाई r थीटा बटा 180। ये क्या काम आएगा? आपके चाप की लंबाई निकालने के लिए काम आएगा, ठीक है। चाप की लंबाई के लिए ये सूत्र आपको काम में लेना है। पाई जो है यहाँ 22/7, आर जो है आपके त्रिज्या होगी यहाँ, और थीटा जो होगा वो आपको यहाँ केंद्र पर कोण देगा इस तरह से बना के कि एक वृत्त की त्रिज्या इतनी दे रखी है, केंद्र पे कोण जो है वो देगा 90 देगा, 60 देगा, कितना भी दे सकता है। तो आपको जो है सूत्र चाप की लंबाई निकालनी है तो कौन सा सूत्र लगाएंगे? हमें ये वाला सूत्र यहाँ पर लगा देंगे। अब चलते हैं आगे। इसके बाद में जो आएगा वो आएगा आपके त्रिज्या खंड। क्या होगा? त्रिज्या खंड, ठीक है। त्रिज्या खंड की हम बात करेंगे। त्रिज्या खंड क्या होता है? सबसे पहले त्रिज्या खंड को हम समझेंगे तो वृत्त के अंदर जब त्रिज्याएं वृत्त को 2 भागों में बांटे, कोई 2 त्रिज्या, एक त्रिज्या ये हो गई, एक त्रिज्या ये हो गई। आपको पता है त्रिज्या बराबर होती है। वृत्त के अंदर जब त्रिज्या वृत्त को 2 भागों में बांटे, कितने भागों में बांट दिया? 1 और 2 भागों में बांट दिया, तो ये जो खंड कहलाएगा, ये जो टुकड़े कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? त्रिज्या खंड कहलाते हैं। त्रिज्या खंड 2 तरह के होते हैं। सबसे पहले जो बड़ा वाला होगा वो तो होगा आपके लघु, सॉरी छोटा वाला, ठीक है ना। ये बड़ा वाला तो होता है दीर्घ, यानी बड़ा होता है, तो ये तो होगा आपके दीर्घ त्रिज्या खंड, ठीक है ना, दीर्घ त्रिज्या खंड। छोटा वाला जो होगा आपके वो होगा लघु त्रिज्या खंड, ठीक है। दीर्घ त्रिज्या खंड और लघु त्रिज्या खंड। जब वृत्त की त्रिज्याएं वृत्त को 2 भागों में बांटे तो वो क्या कहलाते हैं? त्रिज्या खंड कहलाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनों के सूत्र क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लघु त्रिज्या खंड की, ठीक है। किसकी बात करेंगे? लघु त्रिज्या खंड की बात करेंगे हम। लघु त्रिज्या खंड, तो इसके लिए जो सूत्र होता है वो होता है पाई r थीटा बटा 360। ये जो सूत्र आपको काम में लेना है वो त्रिज्या खंड के लिए हमें काम में लेना है यहाँ, ठीक है। लघु त्रिज्या खंड के लिए सॉरी यहाँ स्क्वायर हो रहेगा, ठीक है। पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360, ये सूत्र आपको काम में लेना है लघु त्रिज्या खंड के लिए। पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360, ठीक है। ये सूत्र आपके हो गया। एक सूत्र और यहाँ हम काम में ले सकते हैं, या थीटा वही केंद्र पे आपको कोण देगा, ठीक है ना, वो होगा आपके थीटा। r जो है आपको त्रिज्या वो देगा ही। अब हम बात करते हैं इसमें एक सूत्र और लगा सकते हैं, ठीक है। वो होगा आपकी 1/2 L इंटू आर। क्या होगा? 1/2 L इंटू आर। आर का मतलब आप समझ गए होंगे त्रिज्या, एल का मतलब आप समझ गए होंगे चाप की लंबाई एल से डिनोट करते हैं। लेकिन ये सूत्र कब लागू होगा? जब आपको चाप की लंबाई दे रखी होगी, यानी कि एल जो है वो आपको दे रखी होगी। तो कौन सा सूत्र लगाएंगे हम? 1/2 LR, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये फॉर्मूला किस तरह से हमने बनाया है यहाँ। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे, लघु त्रिज्या खंड हो गया है। अब हम बात करेंगे दीर्घ त्रिज्या खंड की, ठीक है। दीर्घ त्रिज्या खंड। अब ध्यान से समझना है, अगर मैं पूरे वृत्त में से, पूरा वृत्त कौन सा है? ये वाला, अगर मैं इसमें से लघु त्रिज्या खंड को माइनस कर लूँ तो हमारे पास में दीर्घ त्रिज्या खंड बच जाएगा। क्या? अगर मैं इसको माइनस कर लूँ पूरे वृत्त में से तो यही बचेगा, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पूरे का? वैसे ये बहुत ही कम काम आएगा, ना के बराबर, फिर भी आपको याद रखना है। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हमने पढ़ा था अभी पाई r स्क्वायर। इसमें से हमें माइनस करना है क्या? पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। इसको हम क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। लघु त्रिज्या खंड को माइनस कर लेंगे तो किसका बच जाएगा? दीर्घ त्रिज्या खंड का ये फॉर्मूला यहाँ बच जाएगा। वृत्त की हमने बात कर ली, अर्धवृत्त की हमने बात कर ली, ठीक है ना। हाँ ठीक है, अर्धवृत्त की हमने बात कर ली, परिधि क्षेत्रफल दोनों के पढ़ लिए, चाप की लंबाई का सूत्र हमने यहाँ पढ़ लिया। त्रिज्या खंड 2 तरह के होते हैं, दोनों के सूत्र मैंने आपको समझा दिए हैं। अब जो एक टॉपिक इसमें लास्ट बचा है वो बचे हमारे वृत्तखंड। क्या? वृत्तखंड। तो अब वृत्तखंड को हम यहाँ समझ लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी? वृत्तखंड, ठीक है। वृत्तखंड क्या होता है ध्यान से समझेंगे।
देखो जब त्रिज्याएं वृत्त को दो भागों में बांट रही थी तो वो तो कहलाता है त्रिज्याखंड। अब वृत्तखंड की अगर हम बात करें तो जब जीवा वृत्त को दो भागों में बांटे, क्या जीवा, जीवा क्या होती है, जो वृत्त के केंद्र से होकर नहीं गुजरती वो क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। जब वृत्त को दो भागों में बांटे, ये जीवा है, दो भागों में बांट दिए, तो जब जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है तो वो क्या कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है वो, वृत्तखंड कहलाता है। जिस तरह से त्रिज्याखंड दो होते थे, दीर्घ और लघु, उसी तरह से वृत्तखंड भी दो होते हैं। जो छोटा होता है वो तो कहलाएगा लघु वृत्तखंड, ठीक है। बड़ा जो होगा वो कहलाता है आपके दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है ना, दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे लघु वृत्तखंड की। लघु वृत्तखंड की बात करेंगे तो इसके लिए जो हमें सूत्र जो काम में लेना होगा वो होगा हमारे पास में, ध्यान से समझना है लघु वृत्तखंड क्या होगा। तो इसके लिए हम सूत्र काम में लेते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ध्यान से समझना है ये सूत्र कैसे बना, ठीक है। बात करें हम वृत्तखंड की तो वृत्त जो खंड बनेगा वो इस तरह से बनेगा, यहाँ मैं समझा देता हूँ आपको। ये वृत्त है, ये वृत्तखंड हमने बना दिया है। ये सूत्र, अगर मुझे ये वाला क्षेत्रफल निकालना पड़े तो मैं कैसे करूँगा, देखो इस तरह, सपोज करो ये त्रिज्याखंड कोई बना हुआ है, इस त्रिज्याखंड में से त्रिज्याखंड बन गया ये वाला, ठीक है। ये क्या बन गया हमारे पास में, त्रिज्याखंड बन गया है, ठीक है। ये त्रिज्याखंड जो बना है हमारे पास में, इस त्रिज्याखंड में से हमें ये वाला भाग निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, इस त्रिज्याखंड में से इसको निकालना है तो क्या करेंगे, त्रिज्याखंड में से पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ठीक है। त्रिज्याखंड में से माइनस करना है हमको ये वाला त्रिभुज, ठीक है। और त्रिभुज का सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, ठीक है। ये होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो 1/2 आर स्क्वायर इसलिए लिखा है क्योंकि आधार इंटू ऊंचाई है। अब इसमें आधार भी वही होगा जो ऊंचाई होगी, क्योंकि दोनों क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। तो आधार इंटू ऊंचाई को क्या लिख देंगे हम, त्रिज्या का स्क्वायर, और साइन थीटा है वो आपको केंद्र पे कोण देगा ही, ठीक है। तो इस तरह से ये सूत्र बन गया है। ये हो गया लघु वृत्तखंड का। दीर्घ वृत्तखंड जो है आपसे पूछा नहीं जाता, फिर भी अगर पूछ ले तो मैं बता दूं आपको, जिस तरह से हमने दीर्घ त्रिज्याखंड निकाला वैसे ही दीर्घ वृत्तखंड भी हम निकाल देंगे। पाई आर स्क्वायर में से क्या माइनस कर देंगे, हाँ, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या निकल जाएगा आपके, इससे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। ये जो फॉर्मूले हैं ये पूरी प्रश्नावली इन्हीं फॉर्मूलों पे आधारित है, सारे फॉर्मूले मैंने यहाँ पे समझा दिए हैं। अब हम प्रश्नावली सोल्व करेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये जो है सारे फॉर्मूले मैंने आपको यहाँ समझा दिए हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, सारी चीज़ें आपके मिक्स हो जाएगी, इसलिए आप जो है सबसे पहले इनको फॉर्मूलों को आप जो है फेयर कर लें, उतार लें उनको। जो प्रश्नावली हम स्टार्ट करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो से जो है हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।